बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अब तक के लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस के हवाले से, और उसमें हम देखते थे कि कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस तभी बनती थी जब हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम आए। लेकिन तमाम सीक्वेंस के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर आप सीक्वेंस लिखें 2, 4, 8, 16, 32, 64 सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस हमारे सामने आ रही है, इस सीक्वेंस में आप कंसेक्टिव टू टर्म्स का डिफरेंस लें। अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो 4 - 2, पहली दो टर्म का डिफरेंस 2 आ रहा है। नेक्स्ट 2 का डिफरेंस लें तो वो 8 - 4, वो 4 आ रहा है। उससे नेक्स्ट 2 का लें 16 - 8, तो वो हमारे पास 8 आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस के लिए डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही। अगर डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये दी गई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो फिर इस सीक्वेंस को हम किस तरह इसके लिए अंत टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से इस सीक्वेंस के लिए कोई जनरलाइज रिजल्ट बना सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। एक्चुअली इस तरह की जो सीक्वेंस हैं, इन सीक्वेंस को हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये जो हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इनकी क्या खूबी है? इनकी खूबी ये है कि आप इनकी कोई सी भी दो टर्म्स का रेशो निकालें, कॉमन रेशो निकालें। कॉमन रेशो निकालने का मतलब है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे से डिवाइड कर दें, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लें। 4 / 2, यानी कि हम ये कह रहे हैं A2 / A1, तो वैल्यू आ जाती है 2। इसी तरह अगली दो को डिवाइड करके देखें, 8 / 4 मीन्स A3 / A2, तब भी आंसर 2 आ रहा है। अगली दो को डिवाइड करके देख लें, 16 / 8, ये वैल्यू है हमारे पास A4 / A3, इसका भी आंसर आ रहा है 2। तो आगे भी फर्दर जब आप 32/16 को करेंगे तो तब भी आंसर 2 ही आएगा। इवन 64 / 32 करें तब भी हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। मीन आगे जितने भी टर्म्स चलती जाएंगी सबका रेशो, कॉमन रेशो, जो रेशो की वैल्यू है वो कॉमन है, एक जैसी वैल्यू आ रही है। तो अगर तो ऐसा हो कि रेशो की वैल्यू सेम आए, कॉमन आए, तो इस किस्म की सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखें, इसमें आप देखें कि जब हम लिखते हैं तो ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से बड़ी है, एक दर्जा आगे है। ठीक है, तो अगर हम nth टर्म पे आएंगे an, तो an पे जो पीछे वाली टर्म होगी वो उससे एक दर्जा कम है। अगर ये 4 है तो ये देखें 3 को लिख सकते हैं ना हम इस तरह से, 4 - 1। तो अगर ऊपर वाली टर्म n है तो नीचे वाली को लिखा जा सकता है n - 1। जबकि n की वैल्यू पे हम रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि वो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। देखें, जब हमने फर्स्ट टाइम पहली दो के लिए कैलकुलेशन की थी तो पहली वैल्यू 2 आ रही है, A2 / A1। तो इसका मतलब है यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस बात को प्रॉपर डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। प्रॉपरली जब हमने इसे डिफाइन करना है तो हम कहेंगे कि एक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम GP से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में, या सिंपल G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ an by an - 1 कि इसकी दो कोई सी टर्म्स ले लें और उनकी रेशो निकालें जबकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इज द सेम नंबर for all
n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कोई सी भी दो टर्म्स, फॉर ऑल कहने का मतलब होता है कि इधर आपने कोई सी भी दो टर्म्स ली हों, बस उन टर्म्स के लिए शर्त ये है कि ये an है और ये उससे एक पीछे वाली टर्म, और अगर इनकी रेशो का आंसर सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारी दी गई प्रोग्रेशन, दी गई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये जो रेशो इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे, द कोशेंट an बाय an-1 is known as कॉमन रेशो, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली स्मॉल r से। जिस तरह जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे तो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते थे d से, इसी तरह यहाँ पर कॉमन रेशो को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं nth टर्म के लिए जनरलाइज फार्मूला फॉर nth टर्म। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म कैलकुलेट करनी हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए जनरल फार्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a r n-1। a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, एक्चुअली जिसे आप a1 पहले कह रहे थे उसी वो a की जगह रिप्लेस हुई है। पहली टर्म r जो है वो यहाँ पे कॉमन रेशियो है, जबकि n जो है वो हमारे पास हमेशा नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई सी भी टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो हम हमेशा इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इसकी मदद से जो भी टर्म कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज से इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.6, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ 3, 6, 12 सो ऑन। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको ये ना बताया जा रहा हो कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपने खुद चेक करना है। तो सिंपल है, डिफरेंस पहले चेक करें। देखिए 6 में से 3 माइनस करें 3 आ जाता है, लेकिन 12 में से 6 माइनस करें 6 आ जाता है। तो आंसर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सॉरी, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको मेंशन नहीं किया जाएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वो आपको खुद पहले चेक करना पड़ेगा। अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो हर दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस होगा, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। 6 और 3 के दरमियान कॉमन डिफरेंस 3 है, जबकि 12 और 6 के दरमियान 6 है। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है। देन फिर कॉमन रेशो चेक कर लें, 6 पे 3 को डिवाइड करें 2 आ जाता है, 12 को 6 पे डिवाइड करें फिर भी 2 आ जाता है, तो कॉमन रेशो सेम आ रही है। सो इसका मतलब है कि ये दी गई सीक्वेंस जो है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो सबसे पहले हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। r की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू t। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 है। सिंपली हमें सिर्फ फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला था हमारे पास an इज़ इक्वल टू a r n-1। n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, फिफ्थ टर्म कहा जा रहा है तो n 5 है, तो a5 इक्वल आ जाएगा 3, r की जगह 2 और 5 - 1, 3 एज इट इज़
2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल आ जाता है 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें सीक्वेंस दी जा रही है वो कम्प्लेक्स, उसमें कम्प्लेक्स नंबर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। 1 प्लस आयोटा 2 4 बाय 1 प्लस आयोटा कॉमा सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब इसके लिए सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन का तरीका वही है। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, जबकि r की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 1 प्लस आयोटा है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लें, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करें। तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो अलजेब्राइक फार्मूला वैलिड हो जाता है। a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी मदद से हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 एज इट इज़ 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जबकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 की वैल्यू 2, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो r की वैल्यू रह जाती है 1 माइनस r, और सॉरी 1 माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर nth की वैल्यू हमें दी जा रही है, ये 11 टर्म है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, अब हमें 3 ही चीज़ें चाहिए होती हैं फार्मूले के लिए, एक a की वैल्यू, n की वैल्यू और r की वैल्यू। तो इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। जी, तो यहाँ से nth टर्म के लिए फॉर्मूला था a r n माइनस 1, n की जगह 11, a की जगह हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, जबकि r की जगह हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, n की वैल्यू 11 माइनस 1। यहाँ पर 1 प्लस आयोटा एज इट इज़, 1 माइनस आयोटा की पावर 10। अब 1 माइनस आयोटा पे 10 पावर आ रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें इतना बड़ा पावर कैलकुलेट करना नहीं आता, उसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका है यहाँ पर कि आप क्या करें, 1 माइनस आयोटा को, ये 10 को ब्रेक कर लें, स्क्वायर अंदर और 5 बाहर, 2 5 दोबारा 10 नहीं आ जाएगा, पर इस तरह ये होगा कि हमें होल स्क्वायर फार्मूला आता है। हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर की क्या वैल्यू है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले के तहत इसे खोलें, 1 प्लस आयोटा एज इट इज़, जब आप इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा, सॉरी प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल पावर 5। 1 प्लस आयोटा एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं -1 माइनस 2 आयोटा होल पावर 5। ये +1 -1 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा इक्वल आ रहा है -2 आयोटा पावर 5। A11 को लिख सकते हैं हम -2 आयोटा पावर 5, 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर
-1 की पावर अगर एक ऑड नंबर होगा तो आंसर -1 नहीं आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 आयोटा पावर 5 और 1 प्लस आयोटा एज इट इज़। अब आयोटा पावर 5 के लिए हम जानते हैं कि इसे रिजॉल्व किया जा सकता है आयोटा 4 इंटू आयोटा में, और आयोटा 4 को फर्दर लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल है -1 के, -1 स्क्वायर आयोटा। किसी भी नंबर का स्क्वायर लें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आ जाता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस, क्योंकि पावर एक इवन नंबर है, जब भी पावर इवन नंबर होती है माइनस साइन वैनिश हो जाता है। आयोटा 1 ज़ा आयोटा, तो आयोटा 5 की जगह यहाँ पर लिखा जा सकता है आयोटा 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ -2 की पावर 5 32। यहाँ से हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस आयोटा को, 32 एज इट इज़। माइनस आयोटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर, 32 एज इट इज़ माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है -1 माइनस माइनस प्लस। इसे रीअरेंज कर लें तो 32 इक्वल 32 इंटू 1 माइनस आयोटा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 12th टर्म फाइंड करनी है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखें, ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 प्लस आयोटा, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब ये भी उसी तरह डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई भी करें 1 माइनस आयोटा से और डिवाइड भी करें 1 माइनस आयोटा से। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, जबकि नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, नीचे 1 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1। इसे फर्दर लिख सकते हैं 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली -1 है, तो माइनस माइनस +1, ठीक है। तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 प्लस आयोटा आर के लिए, ठीक है। जबकि हमें टर्म कौन सी कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू 12 गिवन है, ठीक है। तो अब हम इस डाटा को इस्तेमाल करते हैं, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू और आर की वैल्यू, और इसको यूटिलाइज़ करके 12 टर्म के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। ए एन इक्वल है ए आर एन -1, तो एन की जगह 12 आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगी हमारी पहली वैल्यू जो है 1 प्लस आयोटा, जबकि आर की जगह आ जाएगी हमारी वैल्यू 1 प्लस आयोटा, हमने कैलकुलेट की थी अभी थोड़ी देर पहले। एन की जगह 12 माइनस 1 प्लस आयोटा, 12 माइनस 1 12 बन जाता है, सॉरी 11 बन जाएगा। अब देखें लकीली इस क्वेश्चन में क्या है, ए और आर की वैल्यू सेम आ रही है, तो देखिए बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 और इसकी 11, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा पावर 12। अब बाकी कैलकुलेशन उसी तरह, इसे ब्रेक कर लें, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 6, होल स्क्वायर खोल लें, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 1 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा होल पावर 6, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। यहाँ से A12 के लिए वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा पावर 6, 2 की पावर 6 आयोटा पावर 6, 2 की पावर 6 हमारे पास होता है 64, जबकि आयोटा 6 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का क्यूब। आयोटा स्क्वायर बराबर है हमारे पास -1 के, -1 का क्यूब, क्योंकि पावर एक ऑड नंबर है तो -1
क्यूब -1 के इक्वल ही रहेगा। सो 64 इंटू -1, 64 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -64, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें 11th टर्म कैलकुलेट करनी है। और सीक्वेंस दी जा रही है 1 + आयोटा, 2, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, सो ऑन। ठीक है, देखें जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपने सीक्वेंस को चेक भी करना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी सिर्फ और सिर्फ तभी फार्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज फार्मूला गलत आंसर देगा आपको। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 + आयोटा है और आर की वैल्यू जिस तरह पहले आ रही थी 2, 1 + आयोटा। और जो टर्म हमें फाइंड करनी है यहाँ पर n की वैल्यू 11 है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए उसी तरह 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 - आयोटा से डिवाइड। 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 1 माइनस आयोटा एज इट इज़। 1 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 माइनस माइनस +1, वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल। और यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a भी मौजूद है, n भी मौजूद है, r भी मौजूद है। तो 11th टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। 11th टर्म कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से फार्मूला यूज़ करेंगे। an = a r n - 1। n की जगह आ जाएगा 11, a की जगह हमारे पास वैल्यू है 1 + आयोटा, जबकि r की जगह हमारे पास वैल्यू आ रही थी 1 माइनस आयोटा 11, n की जगह -1, 1 + आयोटा एज इट इज़, 1 माइनस आयोटा पार्ट 10। तो यहाँ से देखें ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो आगे से इसका जो फर्दर सोल्यूशन है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो इसे आपने फर्दर खुद सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।